दैट इज कीट्रूडा। कीट्रूडा मतलब 2-3 आर्टिकल्स आगे इसके ऊपर, अब इसको कर ही लो। कीट्रूडा इम्यूनोथेरेपी है एक तरह की। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कंडक्ट करी गई थी, इंडियन एक्सप्रेस का ही एक ब्रांच है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा कि इसके जो काउंटर फीट डोजेज है वो मार्केट में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखो महंगी मेडिसिन एक तो, और थेरेपी में एक तो, और दूसरा इसका जो वाइल होता है बहुत महंगा पड़ता है। अभी कॉस्ट भी देखेंगे, कंपैरिजन भी देखेंगे। और इंडिया कीट्रूडा जो इम्यूनोथेरेपी है उसका सबसे ज्यादा यूसेज भी कर रहा है। इंडिया में वही दिक्कत है, एक तो कैंसर का बर्डन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नहीं हमारे पास, अपने जो ऑथेंटिक वर्जन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। जेनरिक मेडिसिन अभी इसके ऊपर बनेंगी, पर 2028 में इसका पेटेंट एंड हो रहा है, मतलब काम करना शुरू कर दिया बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। तो ये वाला जो केस है, रिसेंट इन्वेस्टिगेशन करी गई और उसमें देखा कि काउंटरफीट मार्केट भी हो रही है कीट्रूडा की। अब काउंटरफीट कैसे हुआ? क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है वो भी काफी लंबा चौड़ा है। जब ऑन्कोलॉजिस्ट इस मेडिकेशन या इस इम्यूनोथेरेपी को सजेस्ट करता है किसी भी पेशेंट को, तो उसका एक लंबा सा प्रोसीजर आता है, तो वो भी आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कीट्रूडा है क्या? तो ये ब्रांड नेम है कौन सी वाली ड्रग के लिए? तो पेम्ब्रोलिजुमैब। पेम्ब्रोलिजुमैब, ये वाला जो वाइल दिख रहा है आपको साइड में, इसी का ब्रांड नेम है, दैट इज कीट्रूडा। और इसको बनाता कौन है? तो यूएस बेस्ड ग्लोबल फार्मा मेजर मर्क एंड को है, और यही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडिया एक इंपॉर्टेंट मार्केट की तरह एक्ट कर रहा है। रीजन बिहाइंड कैंसर का जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर। और ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो चेक पॉइंट इनहिबिटर। चेक पॉइंट इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या थे? टी सेल। टी सेल को अज्यूम करो ये एक कार की तरह है, गाड़ी की तरह है। चेक पॉइंट क्या होगा? मतलब चेक पॉइंट पे क्या लगानी पड़ती है आपको? ब्रेक। चेक पॉइंट के ऊपर लगती है ब्रेक। और ये जो कैंसर होता है ना, ये इन ब्रेक्स को अटैक करने से स्टॉप करते हैं। मतलब ये जो टी सेल थे ना, इनको बोला तू रुक जा, यहाँ पे कैंसर सेल एक्टिव हो रखे हैं, टी सेल को बोला तुमने रुकना है, आगे नहीं जाना है। तो अगर वही रुके तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बैठ जाएगा, वहां पे सप्रेस कर दिया। तो ये वाली जो कैटेगरी है कीट्रूडा की, जिसके अंदर ड्रग आ जाएगी पेम्ब्रोलिजुमैब, ये क्या करते हैं? इन चेक पॉइंट, इन ब्रेक्स को यहाँ पे तोड़ देते हैं। और जब इसको तोड़ देते हैं तो कार क्या कर सकती है? दोबारा से आगे जा सकती है। और जब आगे जाएगी तो मतलब वो किसके अगेंस्ट फाइट कर रही है? कैंसर के अगेंस्ट। तो ये किस टाइप की कैटेगरी आएगी? चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। मतलब जहां पे ड्रग्स है वो ब्रेक को रिमूव कर देती हैं, ताकि जो टी सेल्स हैं बॉडी के, वो अपना वेपन वाला काम कंडक्ट करें, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला काम था, यानी कि कैंसर सेल्स के साथ फाइट करना था, उसको कंटिन्यू करती चले। पता लग गया कि चेक पॉइंट इनहिबिटर, बस वैसे अज्यूम कर लो एक कार है, आगे चेक पॉइंट है, कार को रुकना पड़ेगा। ये चेक पॉइंट किसने लगाया? कैंसरस सेल ने लगाया। अब ये कीट्रूडा जब उसमें इंजेक्ट करी गई, तो मतलब ये वाला जो ड्रग जाएगा पेम्ब्रोलिजुमैब, अब जब ये ड्रग उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा तो वो जो ब्रेक्स थे वो हट जाएंगे, चेक पॉइंट वहां से हट जाएगा, और टी सेल दोबारा से, जो कार थी एक, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, यानी कि कैंसर सेल के साथ फाइट करना शुरू कर देगा। तो इसके प्रिंसिपल पे ही कीट्रूडा फंक्शन करता है। आगे हम बात करेंगे सिर्फ कीट्रूडा की। पेम्ब्रोलिजुमैब थोड़ा सा लंबा नाम है, तो कीट्रूडा बोलेंगे, यानी कि ब्रांड नेम। अब आ जाओ आगे। तो इन अदर वर्ड अगर देखें तो जो बॉडी के ओन इम्यून सिस्टम है उसको अलाउ कर दिया गया कि आप कैंसर सेल के साथ फाइट करो। नेक्स्ट आता है, ये कैटेगरी ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आता है। दो तरह की आप एंटीबॉडीज सुनते हो। एंटीजन बॉडी के अंदर गया, उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज। एक आती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, और ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टारगेट के साथ फाइट करेंगे। जैसे स्किन अगर कैंसर हो जाता है तो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर सेल होंगे, तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी ये सिर्फ उसी सेल के साथ फाइट करेगी, बाकी सेल्स के साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब इसका वर्किंग कैसे होता है? मतलब जो इसके अंदर दवाई डली है, तो ये रिसेप्टर होता है टी सेल के अंदर, दैट इज PD1, तो उसके साथ ही अटैच कर जाता है। ये टी सेल को प्रिवेंट करते हैं कि PDL1 के साथ आपने नहीं अटैच करना। ध्यान से सुनना, ये मान लो कैंसर सेल है, दिस वन, कैंसर सेल के ऊपर भी एक रिसेप्टर लगा है जिसका नाम है PDL1, और ये वाला आ गया मान लो टी सेल, टी को टी शेप से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी सेल। इसके ऊपर जो रिसेप्टर आएगा दैट इज PD1। अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, पीडी भी कॉमन है, पीडी भी कॉमन है, वन भी कॉमन है, वन भी कॉमन है, पर यहाँ पे प्रोटीन में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसके ऊपर एल भी आ रहा है जो कैंसर के अंदर है। तो मतलब एक बारी में देखोगे तो शायद दूर से देखा तो सिर्फ PD1 ही दिखा दोनों के ऊपर, आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाए। ये चीज क्लियर है ना? बोलते हैं ना कई बार बॉडी खुद ही नहीं पहचान पाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपने सुने थे कि कौन से पॉइजनस सेल हैं या कैंसरस सेल हैं या फिर कौन से सेल अपने हैं, वो पता नहीं चल पाता। वो क्यों नहीं पता चल पाता? क्योंकि जो रिसेप्टर होते हैं वो सेम से लगते हैं। अब ये जो
पेमब्रोलिजुमैब है, ये क्या करेगा, PD1 जो टी सेल है उसके ऊपर काम करता है, ये वाला, दिस वन टी सेल वाला। एंड ये क्या करता है, जो कैंसरस सेल के ऊपर PDL1 रिसेप्टर था उसके ऊपर टी सेल को अटैच नहीं करने देता है, क्योंकि नहीं तो वो क्या एक्ट करेगा, चेक पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। कैंसरस सेल के साथ अगर आके टी सेल जुड़ जाएगा तो ये इसको रोक देगा कि तूने अपना काम नहीं करना है, तो आगे उसको दिखाई नहीं देगा कि फाइट किसके साथ करनी थी। वो जो आपने पीछे प्रिंसिपल पढ़ा ना, बस उसी का मैकेनिज्म बता रहे हैं, पर साइंटिफिक लैंग्वेज में बता रहे हैं कि टी सेल के ऊपर रिसेप्टर थे PD1 एंड जो कैंसर सेल थे उसके ऊपर थे PDL1। सेम से लग रहे हैं, कई बार डिफरेंशिएशन नहीं हो पाती है, टी सेल को थोड़ा सा यहाँ पे डिसीट मिल जाता है, धोखा मिल जाता है, और उस धोखे की वजह से उसको पता नहीं चलता अब एबनॉर्मल सेल कौन से है, क्योंकि वो खुद ही किसके साथ जुड़ गया जाके, कैंसर सेल के साथ। तो मतलब ब्रेक लग गई एक बीच में। अब उसी ब्रेक को तोड़ने के लिए कौन एक्ट करेगा, कीट्रूडा का जो मेडिसिन है दैट इज पेमब्रोलिजुमैब। लग गया पता थोड़ा सा। और ये फिर क्या करेगा, फर्दर इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगा। इम्यून रिस्पांस कैसे जनरेट होगा, वो किसके साथ फाइट करना शुरू करेगा, कैंसर सेल के ऊपर। PD1 PDL1 इन डिटेल में आपके जो कमीशन के पेपर होते हैं उसमें नहीं आएगा, पर हाँ ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज चेक पॉइंट इनहिबिटर्स। डन। वो जो ब्रेक लगी थी ना, उस ब्रेक को हटा रहा है। जो देखो ये कार आई एक, इसको अज्यूम करना, ये कार आई, आगे एक चेक पॉइंट था, ये कार कौन है, ये टी सेल है, नंबर 1 चीज। एंड दूसरा ये लग गया चेक पॉइंट आपको पता है वहां पे कार को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। अब रुकना पड़ेगा इसको अगर, तो ये आगे तो काम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल सेल कहाँ थे, आगे थे, और ये फाइट करने के लिए आगे जा रहा था। पर यहाँ पे कैंसर सेल ने दिमाग लगाया, अपने जो PDL1 वाले रिसेप्टर थे उनको एक्टिवेट करा, टी सेल इसके साथ ही जुड़ गया, तो बस रुक गया यहीं पे। अब वो कीट्रूडा जो पेमब्रोलिजुमैब है, ये क्या करेगा, इसी चेक पॉइंट को तोड़ेगा, ताकि जो टी सेल है वो आगे जाए और जो एबनॉर्मल सेल है उनके साथ फाइट करें और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करें कि आपको फाइट करना पड़ेगा अगेंस्ट द टी सेल। लग गया अब पता कैसे ये टी सेल फाइट कर रहे हैं। तो मतलब अब क्या हुआ, ये जो कैंसर होगा, ये जिसने चेक पॉइंट की तरह जो एक्ट कर रहा था वो आगे निकलने देगा उसको कि निकल जा, पर वो कब हुआ, जब कौन एंटर करेगा, कीट्रूडा मतलब पेमब्रोलिजुमैब। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उस बैरियर को तोड़ रहे हैं। ये रिसेप्टर बताए कि कैसे ये रिजेंबल करते हैं, वो धोखा कैसे खाते हैं। ये जब आएंगे इसी रिसेप्टर से तोड़ देंगे इसको कि यहाँ पे नहीं रुकना था, आगे जाना था एबनॉर्मल सेल से फाइट करने के लिए, दैट्स इट। ये वाले रिसेप्टर नहीं भी याद रहेंगे चल जाएगा, पर एटलीस्ट आपको जो चेक पॉइंट इनहिबिटर का कॉन्सेप्ट है वो पता लगना चाहिए। तो मतलब कीट्रूडा ने ये जो ब्रेक्स थे इनको रिमूव करने में हेल्प करा, ठीक है, कि वो एबनॉर्मल सेल के साथ आपने फाइट करना था वहीं पे फाइट करें। ओके नेक्स्ट, मतलब वो जो पहले PDL1 के साथ टी सेल जुड़ गया था ना, उसको बोला यहां नहीं जुड़ना था, तेरा जो रिसेप्टर था वो PD1 रिसेप्टर था। अब डन है। और फर्स्ट इसको अप्रूवल यूएस के जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 2014 में दे दिया था, और स्किन कैंसर के लिए इससे पहले यूज करना शुरू किया गया था। जो कीट्रूडा है उसके बाद ना सिर्फ स्किन कैंसर तक यूज हुआ, बहुत सारी सेवरल कैंसर की फॉर्म्स हैं, जैसे लंग कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, रीनल सेल कैंसर, रीनल मतलब किडनीज के आसपास का जितना भी पार्ट रहेगा वो सारा आ जाएगा, मतलब जो किडनीज के साथ जुड़ा हुआ है। एंड एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर उसमें भी यूज करा जाने लगा ये जो कीट्रूडा आ गया। क्योंकि ये जो कीट्रूडा है इसका अगर आपने मैकेनिज्म नोटिस किया, ये क्या कर रहा था, मेन वो जो ब्रेक थी उसको हटाने का काम कर रहा था, तो बाकी फॉर्म ऑफ कैंसर्स में भी इसका यूसेज रहा। और देखना बिगेस्ट सेलिंग ड्रग है ये ग्लोबली, अगर कीट्रूडा की बात करें 2024 में इसने 29.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था, ये डॉलर्स में लिखा हुआ है 29.5 बिलियन डॉलर्स। मतलब जो मर्क एंड को का आधा रेवेन्यू जनरेट होता है टोटल में से, वो सिर्फ एक ही ड्रग से जनरेट हो जाता है, दैट इज कीट्रूडा। ठीक है, तो ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करता है। एंड कीट्रूडा मोस्ट फैमिलीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी 100 mg की एक वाइल 1.5 लाख रुपीस की आती है। अभी कॉस्ट को भी पूरा डिस्कस करेंगे, पर पहले एक ऑफिशियल जो मार्केट प्राइस आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, 100 mg का वाइल 1.5 लाख। ठीक है, अब ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कैसे डिफरेंट होती है। अब रेडिएशन के बार बार कॉन्टेक्ट में जब आप जाते हो, कुछ ना कुछ सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। बोलते हैं ना कि MRI एक बार ही करा लिया तो थोड़ा फिर वेट करो, बार बार नहीं करवाना होता, और एक्सरे करवाया बार बार नहीं करवाना होता। क्यों बोला जाता है ये, क्योंकि जो रेडिएशन होती है वो भी कई बार जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस कॉज कर सकती हैं, म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, तो उसी चीज की वजह से बोला जाता है कि बार बार रेडिएशन में नहीं जाना है। ये तो हुआ रेडिएशन। फिर आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में जब मेडिसिन दी जाती हैं तो ये कैंसरस सेल को तो मार ही देता है, प्लस जो साथ में हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई कैंसर का पेशेंट देखा हो जिसकी कीमोथेरेपी चलती हो, उसके बाल वगैरह झड़ने शुरू हो जाते हैं,
ठीक, जो स्किन है वो जल्दी थोड़ा एजिंग शो करना शुरू कर देती है। बेशक वो जो कैंसर था वो शायद ठीक हो रहा था, पर जो हेल्दी सेल थी उनके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं जो कीमोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी में मेन फोकस कहाँ पे था कि जो इम्यून सिस्टम था उसको प्रोवोक करना था। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ इम्यूनोथेरेपी। और ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि जाइए आप जो कैंसर सेल है उनको डिस्ट्रॉय करिए, बिना हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करे। और हाईली टारगेटेड होता है, मोस्टली जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको ये छोड़ देता है, और जो कैंसर सेल्स होते हैं एक्चुअल में उसके ऊपर काम करता है। अब जो इम्यूनोथेरेपी है इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इवन लेट स्टेज के कैंसर्स में भी ये यूज करा जा सकता है। एग्जाम्पल आपने कार टी सेल थेरेपी भी देखी थी, जिसको कैंसर ऑलरेडी हो गया था उसी के ब्लड का यूज करा था, वहां पे टी सेल को बाहर निकाला था। तो लेट स्टेजेस में भी इसका यूज करते हैं। और इवन कंप्लीट ट्यूमर डिसअपियरेंस, मतलब जो ट्यूमर वगैरह बन जाता है ना बॉडी में, उसकी डिसअपियरेंस भी इन इम्यूनोथेरेपी की प्रोसेस से करी गई है। और सर्वाइवल एग्रेसिव कैंसर्स में भी काफी ज्यादा इंश्योर करा जाता है इन इम्यूनोथेरेपीज के थ्रू। अब अदर इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी कौन है, तो एक तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है, जो पेशेंट के टी सेल को ही निकालता है। वही था सेम, पेशेंट को जिसको कैंसर हुआ था उसी का ब्लड बाहर निकाला, ब्लड में से टी सेल निकाले थे, और लैब में क्या बना था, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। फिर ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और बहुत सारे क्या बन गए थे आपके पास, कार टी सेल। मान लो यहाँ पे 100 थे, ये बन जाएंगे मिलियन में, और दोबारा से इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा उसी पेशेंट के अंदर जिसको ऑलरेडी कैंसर हो रखा था। बस इसके ये दिक्कत आती है कि एकदम से बॉडी कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि एकदम से इतने सारे टी सेल कहाँ से आ गए। तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं, लीवर हो गया, लंग्स हो गया, वो शायद कुछ साइड इफेक्ट भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। बताना इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस कार टी सेल थेरेपी क्या नाम है उसका, 4 बार नहीं मतलब 4 बार, एन नेक्स्ट कार 19। और ये कौन सी प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है, कौन से फॉर्म ऑफ कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर था, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो उसके लिए बनाया। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक बिरसा 101 आपने पढ़ा था, देन नेक्स्ट कार 19, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आती है mRNA कैंसर वैक्सीन। mRNA वैक्सीन जो ये होती है आपकी कैंसर वैक्सीन, इसको कभी भी हेल्दी पेशेंट में नहीं दिया जाता, ये उसी पेशेंट को देते हैं अगेन जिसको ऑलरेडी कैंसर हुआ होता है। अब ये क्या करता है, कैंसर की जो सेल्स होते हैं उसमें एक यूनिक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जिसको आप बोलते हो नियो एंटीजन। नियो एंटीजन, क्योंकि जो कैंसरस सेल होते हैं ना, ये मिमिक करने की ट्राई करते हैं कि जैसे हेल्दी सेल है ना वैसे ही मैं मिमिक कर लूं, ताकि बॉडी को पता ना लगे कि मैं कौन सा सेल हूं और हेल्दी सेल कौन से थे। तो उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, नियो एंटीजन, जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जो सिर्फ कैंसरस सेल के ऊपर भी स्पेसिफिक प्रोटीन आपको दिखेगी। तो ये जो mRNA कैंसर वैक्सीन है, एम से ही पता लग रहा है ये कौन से हैं, मैसेंजर, तो ये किसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इसी नियो एंटीजन को, जो सिर्फ किसके स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, कैंसर सेल्स के ऊपर। ठीक है, भी ध्यान रखिए। और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन तो ये प्रोवाइड करता है, बट स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। देना एक एग्जांपल, mRNA वैक्सीन जो लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, एंटेरोमिक्स, मतलब वो जो लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास कैंसर हो जाता है तो उसके लिए वो वैक्सीन डेवलप करी गई थी। ये कैंसर पेशेंट को ही दिया जाता है, हेल्दी पीपल में नहीं दिया जाता। क्यों, लग गया रीजन पता, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए वो क्या करेगा, वो कैंसर स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, फिर आप फर्दर जो भी थेरेपी चलाते हो वो यूज करी जा सकती है। ये केसेस का नंबर बताया, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। सबसे पहले नए केसेस अगर देखो तो यूएस में ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, यूके में भी ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, और चाइना में भी देखो ये ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, इंडिया में स्टिल कम है। पर फिर दिक्कत क्या आई, क्यों इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट बना, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्यादा है, और हमारा जिस हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाले टाइम में भी हमारे पास शायद ऐसा R&D नहीं होगा कि हम अपनी इंपॉर्टेंट सी जो वैक्सीन हैं वो इंडिया में ही बना रहे हैं। प्लस कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है, तो यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो थोड़ा अवॉइड करती हैं कि जो ज्यादा दवाइयां बिकती हैं उसके ऊपर ज्यादा काम किया जाए। आभ्यरब ये था आपका, उसमें हमने कैटेगरीज भी करी थी उस दिन, यस, उसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म थी। ये वाला mRNA बिल्कुल रिसेंट है, ये रिसेंट वाली फॉर्म है, और इसको यूएस बोलते हैं बड़ा शॉर्टकट मेथड है, थोड़े एडवांस वर्जन ऑफ मेथड लेके आओ जिससे वैक्सीन बनाई जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, कैंसर का नंबर देखो, नए केसेस देखोगे अगर इन ओवरऑल सारी कंट्रीज के साथ कंपेयर करो, इंडिया के केस में कम है तो सारे लैक्स में, बट स्टिल कम है। बट डेथ्स अगर देखोगे, डेथ्स में हम टॉप कर जाएंगे, सबसे ज्यादा डेथ्स आपको कहां पे मिल रही है, इंडिया के अंदर, डिस्पाइट जो नए केसेस है वो कम इमर्ज कर रहे हैं, बट डेथ्स का नंबर ज्यादा है। डिफरेंस पता लग रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकेशन के ऊपर, इम्यूनोथेरेपीज के ऊपर काम किया जा रहा है। इंडिया में वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कम मिलेगा आपको। इंसिडेंस रेट अगर देखोगे 98.5% है, यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा है, इंसिडेंस फिर भी आपको कम मिल रहे हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। पर जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी देखोगे अगर तो सबके ज्यादा है, बट स्टिल
सबसे कम किसका आ रहा है? इंडिया का। पर फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट कौन एक्ट कर रही है? इंडिया। रीजन आई थिंक अब क्लियर है हमको। एक तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफी अपनी कंट्री के अंदर है, प्लस उतना ज्यादा R&D नहीं किया जा रहा। जैसे आपकी रेयर डिजीज है आपने एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी भी सुनी होगी। अभी एक लड़की थी, उसके लिए चलाई थी कैंपेन, पीयू के कुछ स्टूडेंट्स ने भी। उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, उसके लिए 9 करोड़ रुपया लगना है टोटल। तो हम सभी ने डोनेशन तो कर दिया, पर अभी भी वो सिर्फ मेरे ख्याल से 45 लाख तक की पहुंच पाए हैं, पर पूरा जो खर्चा है वो 9 करोड़ तक जाएगा। अब वो रेयर डिजीज है। मई के मंथ में 2025 में आपने केरला की एक केस स्टडी पढ़ी थी कि किसी एक लड़की को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी थी। मतलब जो स्पाइन होती है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती, बाकी चाहे बोल लोगे आप इजीली, पर आप खड़े नहीं हो पाओगे, बैलेंस नहीं बना पाओगे, तो उसके लिए जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा लगता है। सरकार भी हेल्प करने की ट्राई करती है, सरकार बोलती है 50 लाख रुपए तक की हेल्प हम करने की ट्राई कर देंगे, पर कॉस्ट कितनी जा रही है? 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए के आसपास। क्यों? मेडिसिन बाहर से आ रही है, और जब मेडिसिन बाहर से आ रही है वो महंगी पड़ रही है, और एक एक वाइल उसकी भी 2-3 लाख की आती है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर वो ज्यादा फोकस करी जाती हैं मेडिकेशंस, जिसका ज्यादा यूसेज रहे, तो ये पीछे रह जाता है। इसी वजह से इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री आ जाती है, प्लस मार्केट भी बन जाती है इन कंट्रीज के लिए जो ऐसी मेडिसिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, यूके अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, देन चाइना भी अपना फोकस्ड है कि हम खुद R&D को प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा। ये आ गया अब कि कैसे ये वैक्सीन की ट्रूडा है वो आपको दी जाती है। सबसे पहले तो जो पेशेंट है वो जाएगा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के पेशेंट के साथ डील करेगा। एंड ऑन्कोजीन, ऐसे सेल के अंदर ऐसे जीन्स जो किसको एक्टिवेट कर देते हैं? कैंसर सेल्स को। तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करेगा? की ट्रूडा को सबसे पहले प्रेस्क्राइब करेगा। पहले प्रेस्क्रिप्शन मिली, पर ये प्रेस्क्रिप्शन लेके कोई फार्मास्यूटिकल शॉप पे नहीं जा सकता। अब इसका एक प्रोसीजर है प्रॉपर, नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू हॉस्पिटल ही भेजेगा, जिस ऑन्कोलॉजिस्ट ने जिस हॉस्पिटल से ये रेकमेंड करा था, और ये चला जाएगा किसको? मार्क एंड को, जो वेंडर होंगे बीच में, उनके पास ये ईमेल जाएगी। अब जब ईमेल चलेगी तो वेंडर क्या करेंगे? फर्दर आगे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि इस तरह से एक पेशेंट है, उसको की ट्रूडा की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो वेंडर होंगे ये वाइल्स को परचेज करेंगे और कंपनी जो होती है उनके पास पकड़ा देंगे। इसके बाद जो वेंडर है यही हॉस्पिटल के पास आएंगे और उनका जो भी परचेजिंग डिपार्टमेंट है उनके पास उन वाइल्स को दे जाएंगे। अब जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा वो उस हॉस्पिटल के पेशेंट, जिस ऑन्कोलॉजिस्ट ने वो रिकमेंडेशन करी थी, उस डिपार्टमेंट के पास छोड़ आएगा उस दवाई को। इसके बाद जो फार्मेसी उनके पास, देखो हर एक हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल फार्मेसी बनी होती है, उस फार्मेसी के पास ये दे दिया जाएगा जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट था। अब ये फार्मेसी, अब जो ड्रग होगी उसको बनाया जाएगा प्रॉपर कि किस डोज की फॉर्म में ये देना है। देन ये जो वाइल होगी खाली करी जाती है और इसे डिस्कार्ड जब करा जाता है तो कलर कोडेड फॉर्म में करा जाता है। और जब कलर कोडेड फॉर्म में से डिस्कार्ड कर दिया तो जो वेट वगैरह होता है उसका वो भी मेजर करा जाता है कि बच तो नहीं गई, प्रॉपर्ली यूटिलाइज करी गई या नहीं। और फिर उसके बाद इसको जो बायोमेडिकल वेस्ट वेंडर होते हैं उनके पास पकड़ा दिया जाता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर है एक की ट्रूडा का। हाँ, 2028 में इसका पेटेंट वैसे भी खत्म हो रहा है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने शुरू कर दिया ये वाला काम जो जेनरिक मेडिसिन का है। आ रही हूँ मैं उस पर भी। और ज्यादातर जो पेशेंट है वो इंडिया में आपको मिलेंगे, और जो ड्रग है वो पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम के थ्रू ही दिया जाता है। मतलब ये पूरा प्रोसीजर जो आपने देखा उसी के थ्रू ही दिया जाता है। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर बोला, अब थोड़ी सी हेल्प गवर्नमेंट भी जब करने की ट्राई करती है या कंपनीज आपको हेल्प करने की ट्राई करती हैं, तो ना बोला जो शुरू की 30 वायल्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, पर उससे पहले आपको 10 लाख रुपए की कुछ वाइल्स खरीदनी पड़ेंगी। पहले शुरू की जो 5 वाइल्स होंगी वो आपको खरीदनी पड़ेंगी और उसकी कॉस्ट जाएगी 10 लाख रुपए। फिर वो जो 30 वाइल्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाएंगी। तो लग रहा है ना पता कि कितनी ज्यादा महंगी है, ये कॉस्टली है ये वाली पर्टिकुलर की ट्रूडा डोज। अब इनिशियल डोज के लिए आपको पैसा देना ही पड़ेगा, और इसमें ज्यादातर थर्ड पार्टी का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको पेशेंट यूज भी कर लेते हैं कि यहीं से पैसा दे देंगे। और जो ओवरऑल एलिजिबल पेशेंट होंगे उनकी इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो 30 जो वाइल्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी शुरू की 5 वाइल्स के ऊपर। जो 10 लाख की आपने खरीदी 30 फ्री वाइल्स आएंगी, पर तभी अगर इनकम कितनी है 25 लाख से ज्यादा नहीं है, उससे कम होनी चाहिए। ये भी कंडीशन लगाई गई है अंडर दिस कंपनी का पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम। जो कंपनी है मार्क एंड को, उन्होंने ये पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम चला रखा है, तो ये कंडीशनिंग ऐड कर दी। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब की ट्रूडा इतनी एक्सपेंसिव क्यों है?
जबकि इसके जो चीपर वर्जन है क्या वो आ रहे हैं। तो वही चीज बोली कि इसका जो पेटेंट है वो 2028 में एंड होने वाला है, और कॉस्ट अगर रिड्यूस करनी है तो ऑब्वियस सी बात है जेनरिक मेडिसिन चाहिए होंगी, उसके ऊपर बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम भी कर रही हैं, और इससे जो कॉस्ट में ड्रॉप आएगा लगभग 70% तक ड्रॉप देखने को मिलेगा। देन इंडिया इंपॉर्टेंट क्यों है मर्क एंड को के लिए, तो आई थिंक रीजन अब क्लियर हैं। एक तो यही होते हैं जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा R&D नहीं इन्वेस्ट करा जाता, और दूसरा इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इम्यूनोथेरेपीज का इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। हमने नेक्सकार 19 बनाई, उसके बाद आप नहीं सुनोगे ज्यादा कि कोई काम किया जा रहा है, उसी को ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया। तो ये प्रॉब्लम रहती है इंडिया के अंदर। और ग्लोबल अगर ट्रेंड्स देखो, इसमें सारे ट्रेंड्स मत याद करना, एक आधा डेटा उठा लेना, या तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का जो एस्टिमेट है उसका डेटा, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो ऑब्जर्व करा है उसका डेटा, एक उठा लेना कोई सा भी। ये क्या शो कर रहा है कि इंडिया के अंदर बेशक अभी जो न्यू केसेस है वो कम है, पर आने वाले टाइम में 2045 तक आप देखोगे तो एक तो क्लाइमेट भी चेंज कर रहा है, ऊपर से आपके पास उतनी एक्सेसिबिलिटी हेल्थ इंफ्रा की नहीं है, तो केसेस बढ़ते जाएंगे। जबकि बाकी कंट्रीज में आपने देखा, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप देख रहे थे केसेस ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया, पर R&D के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। केस वहां पे भी बढ़ेंगे पर कम स्पीड से बढ़ेंगे इफ कंपेयर टू इंडिया। तो सारा डेटा मत याद करना, थोड़ा सा वो आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि इंडिया के अंदर केसेस बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा रैपिड स्पीड के साथ। ऑस्ट्रेलिया में भी केसेस बढ़ेंगे पर कम स्पीड के साथ बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हेल्थ इंफ्रा के ऊपर ठीक ठाक फोकस रहेगा। तो ये आ जाते हैं। बाकी ये कंपेयर करा है 1992 2023 का डेटा, कि जो कैंसर के केसेस है एक टाइम पे 1 लाख लोगों के ऊपर 84.8% का रेशियो था। अब देखोगे अगर 2023 में तो यही 107.2% तक पहुंच चुका है। तो मतलब रैपिडली केसेस इंक्रीज कर रहे हैं कैंसर के। बाकी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, याद होगा आपको, एक बजट जब आया था 2024 वाला 24-25 वाला, तो उसमें 36 ड्रग्स थी, और उनमें से कुछ ऐसी ड्रग्स थी 36 ड्रग्स जिनमें से जो कस्टम ड्यूटी वगैरह थी उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था, की ट्रूडा भी उसमें एक थी। पर फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी जो वाइल है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है।